अब आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू करने लगे हैं, 10th का एक और। तो इस टॉपिक का सेंस भी, ये भी उन टॉपिक्स में से है जो कि अगर हमने अभी प्रॉपरली कर लिया तो 10th में इसमें जो मर्जी क्वेश्चन आए वो हम लोग एक्चुअली ब्रेक कर सकेंगे। तो इसको भी उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हमें जो मर्जी क्वेश्चन दे दो वो हमारा होना ही होना चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल जो क्वेश्चंस की वैरायटी फेस करेंगे, जो बातें सुनेंगे, बस उनका साफ साफ ध्यान रखना। देखो हर टॉपिक का ना कोई लॉजिक होता है। ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फर्दर एक्चुअली +1 +2 में भी है, कंपटीशन में भी आता है। तो अगर हमारा सेंस अगर इस टॉपिक का अभी बन गया तो हमें ये 10th के लिए भी प्रॉपरली क्लियर होगा और फर्दर भी एग्जाम्स के लिए हम लोग अभी से इसको प्रॉपरली पकड़ पाएंगे। कल को ज़रूरी नहीं कि हम लोगों ने सबने मान लो नॉन मेडिकल में ही जाना है। अगर हमारी स्ट्रीम डिफरेंट भी है तो भी कल को जो हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स देंगे उनमें ये हमें बहुत फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस फेस हम लोग करेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्शन में डेवलप करेंगे अभी ही, और बहुत सिंपल है। बस जो बातें सुनोगे उनको बहुत ध्यान से समझना साथ साथ। तो जो करने लगे हैं शुरू हम लोग आज ऑनवर्ड्स, दैट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा AP। तो बस इसमें अब करना क्या है वो सेंस ज़रा देखना शुरू करते हैं। अब आज वाली क्लास वाला जो काम करेंगे, अगर एक बार इसका हमारे माइंड में रिदम क्लियरली बन गया तो फिर इस टॉपिक में देन देयर इज़ नो ट्रिक। बहुत सिंपल है, बस आज वाले पॉइंट्स को बहुत ध्यान से केवल सुनना। पहले जब क्वेश्चन आए तो साथ साथ करना, पर पहले हर बात को ध्यान से सुनो। चलो अब इसको शुरू करते हैं। अब मान लो किसी ने हमें ये सीरीज़ दी होती, हमें सिंपली किसी ने नंबर्स की सीरीज़ दी 1 3 5 7 और पूछा कि बताओ कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो अब हमें दिखा कि अच्छा 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है। तो हम लोग इंटरप्रेट कर पाए कि जो नेक्स्ट है वो 9 है, क्योंकि हमें दिखा कि ये एक ऑर्डरली फैशन में नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा 11, उसका नेक्स्ट क्या होगा 13। क्यों? हम लोग इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर गए। अब इसकी जगह मान लो नंबर्स ऐसे होते, 2 होता, फिर 7 होता, फिर 5 होता, फिर 8 होता, फिर एक 105 होता एंड सो ऑन। अब हम लोग नेक्स्ट नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि अब की बार जो नंबर्स हैं वो किसी ऑर्डरली फैशन में नहीं है। नंबर अब की बार किसी पैटर्न को नहीं बना रहे। तो जब नंबर कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, जैसे कि इस केस में बना रहे थे, तो हम लोग उस नंबर्स के पैटर्न को बोलते हैं एक सीक्वेंस। तो जब नंबर्स का पैटर्न बन रहा होता है तो वो एक्चुअली एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो इस केस में क्या हो रहा है? सिंपली 1 आया, 3 आया, 5 7 आया, फिर 9, तो अगला 11 13 एंड सो ऑन। हम लोग इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर गए। तो ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है। सिमिलरली अब अगर इसको ऑब्जर्व करें, मान लो पहले 1 होता, फिर 4 होता, फिर 9, फिर 16, तो नेक्स्ट क्या होता? तो इस केस में हमने रिकॉग्नाइज करा कि जो 1 है वो तो 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। उसका नेक्स्ट क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। उसका नेक्स्ट 7 का स्क्वायर। तो अब एंड सो ऑन। तो ये क्या बनी? एक और सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि अब की बार जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में आ रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। इस केस में एक बात और ऑब्जर्व करो। मान लो कोई पूछे कि इसकी थर्ड टर्म, अब यहाँ से ना एक नया नाम समझ, बिल्कुल इसी के साथ एक बहुत छोटा सा नया नाम हम लोग सुनते हैं पहली बार। अब मान लो किसी ने कहा कि ये एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में अब एक नया नाम लेते हैं TN। TN जो है इसका मतलब होता है इस सीक्वेंस की nth टर्म। इस केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें दिखा कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर। तो जो nth टर्म होगी वो n का स्क्वायर होगी। ये हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म को ऑब्जर्व कर लिया। तो हम लोगों ने एक्चुअली इस सीक्वेंस को पूरी तरह समझ लिया। कोई हमसे पूछे कि इस सीक्वेंस की 10th टर्म बता दो, तो हमें ओरली समझ में आता है कि वो होती 10 का स्क्वायर, मतलब सिंपली 100। तो हमने अभी अभी एक नया नाम सुना। देखो इस केस में हम लोग इस सीक्वेंस की जर्नल टर्म, जो इसकी nth टर्म है, वो बना सके। उसको लिखने का तरीका क्या है? सिंपली TN। इसका मतलब क्या होता है? nth टर्म। वो इस केस में हम लोगों ने केवल ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन करी कि वो तो n स्क्वायर है। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही
मान लो ये होती सीरीज 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। तो इस पैटर्न को देख के हमें समझ में आता है कि जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो हम बोल पा रहे हैं, वो क्या बना 5/6, उसका नेक्स्ट 6/7। तो इस केस में क्या हम लोग TN जनरेट कर पा रहे हैं अपने आप सोच के? देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट टर्म ऊपर क्या आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 1 से एक ज़्यादा। सेकेंड टर्म में ऊपर 2 ही आ रहा है, नीचे उससे एक ज़्यादा। तो हम लोग इस केस में भी अगर ऑब्जर्वेशन से बनाएं तो जो इस वाली सीक्वेंस का TN बनता, हमें दिखता है कि वो बराबर आता है n ऊपर और n+1 नीचे, n ऊपर और n+1 नीचे। कोई हमसे डायरेक्टली इसका TN बनाने को कहे या ना कहे, पर बस हमारी ये ऑब्जर्वेशन बननी शुरू हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग डायरेक्टली सीक्वेंस की जर्नल टर्म हम लोग देखनी शुरू कर सके। तो जो पहले काम, जो सबसे पहले पॉइंट अभी हमारे इस मोमेंट क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए, वो इतना सा है कि हमें समझ में आया कि अगर नंबर्स किसी पैटर्न में आंसर आ रहा हो तो वो एक सीक्वेंस होता है। तो अगर हम लोग चाहें तो उस सीक्वेंस की nth टर्म भी वहाँ पे अगर हमारे पास बन जाए तो एक्चुअली फिर हम उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब ज़रा इसी पॉइंट पे ना ये एक क्वेश्चन बस ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल बस इस पेज को अपने माइंड में रखना शुरू करो। इसका क्या रोल होगा वो इस मिनट ऑनवर्ड्स हमें समझ में आएगा। बस पहले मिनट में बस ये पेज को ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन ज़रा बस केवल सुनते हैं। अब ये देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें किसी ने दिया कि कोई सीक्वेंस है, उसकी TN मतलब उसकी इन जनरल nth टर्म हमें दे दी गई। ये देखिए हमसे कहा कि फाइंड T5। T5 का मतलब क्या हुआ, उस सीक्वेंस की 5th टर्म, और फर्दर कहा गया कि उस सीक्वेंस की 8th टर्म बता दो। तो अब हमें इन जनरल उस सीक्वेंस की देखो nth टर्म दे दी गई। ये पता होने का बेनिफिट क्या होता है कि अब हमें 5th टर्म निकालने के लिए जो पहले की 4 टर्म्स है वो निकालने की तो नीड ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग T5 निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली n की जगह 5 लिख दें। तो T5 कितना आ गया, 5² + 1 दैट इज 25 + 1 विच इज 26। तो इस सीक्वेंस की जो 5th टर्म होती उसकी वैल्यू आती 26। देखो अब की बार यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। वो पैटर्न हमें पहले बता दिया गया। बिल्कुल सिमिलरली हमसे कहा गया कि फाइंड T8। T8 कैसे निकालेंगे? सिंपली n की जगह हमने 8 लिख दिया, वो आ गया 8² 64 + 1 दैट इज 65। तो ये इतना सिंपल पैटर्न है। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, पर अभी तो बस देखो हम लोगों ने अल्टीमेटली जो नाम करना है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें एंटर करने से पहले बस पहले इन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे हमने T8 भी ऑब्टेन कर लिया। अब इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन अब ज़रा अपने आप कंप्लीट करो। अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें गिवन था कि TN इज दस मच, फाइंड T4 एंड T6। ये टॉपिक ना बिल्कुल जैसे हम लोगों ने कभी ऑर्डिनरी बुक्स में पजल्स देखी होती हैं ना, ये बिल्कुल वैसे का टॉपिक है पूरा। तो अब हमें किसी ने कहा फाइंड T4, तो क्या करेंगे, n की जगह 4 फिल कर देंगे, कोई ट्रिक नहीं। ये आ गया 4 + 2 6 ऊपर, नीचे 16 + 3 19। बिल्कुल सिमिलरली हमें किसी ने कहा कि फाइंड T6, तो हमें क्लैरिटी है कि हमें इन जनरल TN बता दिया गया। तो T6 कैसे बनाएंगे? सिंपली n की जगह हमने 6 फिल कर दिया, वो आ गया 6 + 2 8 ऊपर, 6² 36 + 3 39 नीचे। तो ये इतना सिंपल पैटर्न है। अब जो इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ना, उसको भी बिल्कुल एंड टू एंड अपने आप थोड़ा सा सोच के कंप्लीट करना है। वो भी बहुत सिंपल, पर अपने आप पूरा उसको कंप्लीटली सॉल्व करना। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो इस वाले में हमें टर्म गिवन थी कि इन अ सीक्वेंस T1 इज इक्वल टू 2, मतलब इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है कि 2 है। Tn अब की बार हमें गिवन था कि 2 × Tn - 1 + 1 है। तो इस क्वेश्चन में अकेली जो हमारे काम की बात थी वो इस स्टेटमेंट को समझ पाना था। तो Tn का मतलब क्या हुआ, उस सीक्वेंस की nth टर्म। ये अब हमारे लिए डिफरेंट नाम था, Tn - 1। Tn - 1 का मतलब क्या बना, उस सीक्वेंस की n - 1th टर्म, nth टर्म से पहले वाली टर्म। तो हमें ये पैटर्न दिया गया कि जो nth टर्म है वो 2 टाइम्स उससे पहले वाली टर्म +1 है। तो अब हमसे पूछा क्या गया था कि फाइंड T2।
तो हमें बिना कंफ्यूज हुए सिंपली यहाँ पे T2 बना देना चाहिए था। n की जगह 2 लिख लेते। जैसे ही हमने n की जगह 2 लिखा हमें टर्म मिल गई 2 इंटू T2 माइनस 1 मतलब T1। तो T2 बराबर आया 2 इंटू T1 प्लस 1। ये हमने बनाया कहाँ से, जो हमें कनेक्शन गिवन है Tn और Tn माइनस 1 के बीच में, हमने वहीं से लाइन बना ली। पर T1 तो हमें पता है पहले से, तो हमने यहाँ पे T1 की वैल्यू फिल करी। वो आ गया 2 इंटू T1 विच इज़ 2 प्लस 1। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो हमने T2 का जवाब रेडी कर लिया। अब T2 के पता होने के बाद हमसे पूछा हुआ था कि फाइंड T3। T3 क्या बनेगा, n की जगह हमने 3 फिल करा, हमें मिल गया 2 इंटू T2 प्लस 1। पर T2 तो हमने निकाला हुआ है कि 5 है, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो T3 हमने ऑब्टेन करा 11। सिमिलरली T4 बराबर आ गया 2 इंटू T3 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 11 प्लस 1 दैट इज 23। तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस लाइन को ऐसे बना सके। अगर हमने बना दिया तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट ट्रैक पे थे। तो जो मेजर काम था वो इस स्टेटमेंट को पढ़ के इस बात को बना सकने की समझ था। अगर हमने ये लाइन अगर सही बना ली तो हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे थे। तो T2, T3 और T4 के फाइनल आंसर ये बनते। अब ये पैटर्न ऑब्जर्व करो। मान लो अब देखो ये कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करा के आ रहा है। देखो सिंपली 3 में 1 ऐड कराया तो 4 आ गया, 4 में 1 ऐड कराया तो 5 आ गया। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग इस वाली सीक्वेंस को देखें, 2 आया फिर 5 आया, 5 कैसे आया, उसमें 3 ऐड करा के। तो हमने 2 में 3 ऐड कराया तो 5 आया, 5 में फिर से 3 ऐड कराया तो 8 आया, 8 में फिर से हमने 3 ही ऐड कराया तो 11 आया। मान लो कोई और सीक्वेंस होती 5 15 25 35 एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम तरीके से देखो कि 5 में हमने अब की बार 10 ऐड कराया, उस 15 से फिर 25 लाने के लिए फिर से हम लोगों ने 10 ऐड कराया, फिर 25 से 35 जाने के लिए फिर से 10 ऐड करा। नेक्स्ट टर्म कैसे बनाएंगे, फिर से 10 ऐड करके, उसका नेक्स्ट नंबर फिर से 10 ऐड करके। तो अब ये है जो हमारे काम का टॉपिक है। तो कोई सीक्वेंस अगर ऐसे की है जिसमें कि जो नेक्स्ट नंबर है वो ऑब्टेन करते हैं पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करा के, कोई भी सीक्वेंस अगर ऐसे की है जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करते हैं उससे प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करा के, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है हमारा जो मेन टॉपिक है। यहां से अब हम लोग सीक्वेंसेस के और अंदर गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर, बार बार वही नंबर ऐड कराते जाना है। जैसे पहले वाले केस में अगर ऑब्जर्व करो तो हम लोगों ने हर बार 1 ऐड करा, सेकंड केस में हम लोग बार बार 3 ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट केस में हम लोग बार बार 10 ऐड करते जा रहे हैं। तो हर बार एक फिक्स नंबर है जो कि डिसाइडेड होगा एक सीक्वेंस के लिए, बार बार बस वही ऐड होता जा रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल तरह की सीक्वेंस है जिसमें कि हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करा के आता रहेगा। तो अब 45 का नेक्स्ट नंबर कैसे, 55 का नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, इसमें सिंपली वो फिक्स नंबर 10 ऐड करा के। यहां पे 11 के बाद का नंबर कैसे आएगा, 11 में यही वाला फिक्स नंबर ऐड करा के। 14 के बाद वाला नंबर, 14 में यही फिक्स नंबर हमने बार बार ऐड कराते जाना है। तो कोई सीरीज अगर इस पैटर्न की हो तो उस सीरीज का नाम होता है, उस सीक्वेंस का नाम है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब केवल इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो जो अभी हमने नाम सुना ना, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका ही बस इसको बोलने का शॉर्ट वर्जन है एपी। तो हमने अभी अभी जो करा, अगर उसको रिटर्न में लेके आए तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पिछले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर हमने बार बार ऐड कराते जाना है। वो जो फिक्स नंबर है उस फिक्स नंबर को उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं बार बार सेम,
उस नंबर को उस एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये नाम हम लोग बहुत ज़्यादा बार यूज़ करेंगे और यही अपना समझो कि यहीं से अपना काम शुरू है। तो अब हमें क्लैरिटी है कि मान लो किसी ने हमें ये सीरीज़ दी 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने रियलाइज़ करा कि हर बार हम लोग एक फिक्स नंबर 4 ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज क्लियरली 4। तो हमें इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मिल गया। देखो, अगर एक नाम अगर साथ में ऑब्जर्व करो, कॉमन डिफरेंस का मतलब अगर हम लोग देखें तो हमें दिखता है कि इनमें से किन्हीं भी दो को सब्ट्रैक्ट करो तो सेम डिफरेंस आ रहा है। 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, इसीलिए इसका नाम भी बिल्कुल वही है, कॉमन डिफरेंस। जब कभी मेरे सामने एक एपी बनी होगी तो हमें समझ में आता है कि उसकी कोई भी दो टर्म्स को अगर लेंगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हर बार कांस्टेंट आएगा, और वो क्या होगा, उस एपी का कॉमन डिफरेंस, जो कि इस केस में 4 आया। बिल्कुल इस बात को पकड़ना कि एक एपी में कोई भी अगर हम लोग दो टर्म्स लें तो उनके बीच का डिफरेंस हर बार सेम ही आना है। कोई अगर हम लोग और एग्जांपल अगर लें, मान लो किसी ने दिया 2 फिर 7 फिर 12 फिर 17 एंड सो ऑन, तो हमें दिखा कि अब की बार जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 5। सिंपली बार बार 5 ऐड होता जा रहा है। इनमें से किन्हीं भी दो के बीच में डिफरेंस लो तो कितना आएगा 5। अब मान लो कोई हमसे पूछ ले कि T30 माइनस T29 कितना होगा इस वाली सीक्वेंस में, तो क्या अब हमें T30 माइनस T29 एक्चुअली निकालना पड़ेगा? तो हमें समझ में आया कि इस केस में हमें बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि ये जो सीरीज है दैट इज एन एपी। इसका T30 माइनस T29 एक्चुअली बराबर आएगा इस एपी के कॉमन डिफरेंस के बराबर ही, और वो हम पहले से जानते हैं कि 5 है। तो ग्रेजुअली हमारी समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये नाम हमारे काम का है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो नंबर हम बार बार ऐड करते जा रहे हैं, फिक्स नंबर। इस केस में देखो 4 बार बार ऐड कर रहे हैं, तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 4 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है। एपी क्या होती है? एक स्पेशल तरह की सीक्वेंस है जिसमें कि बार बार एक फिक्स नंबर हम लोग ऐड करा रहे होते हैं। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है। अब ये क्वेश्चन से हम लोग बात शुरू करते हैं जरा। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इज द फॉलोइंग टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो हमें क्लैरिटी है कि एपी होने के लिए इनमें जो डिफरेंस आए वो सेम होना चाहिए, सब में डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हमने डिफरेंस बनाया। देखो इसमें 4 क्या है? इस एपी की फर्स्ट टर्म। तो एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 4। T1 बोलो तो वो कितनी आ रही है? 4। तो T1 बोलो या फिर A1 बोलो, A1 इस केस में था 4। A2 कितना था? 10। हमने पहले दो टर्म्स का डिफरेंस निकाला, वो आया 6। फिर हमने थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाला, 16 माइनस 10, वो भी आ गया 6। T4 माइनस T3 करा, वो भी आ गया 6। तो हमें दिखा कि अब की बार जो ये सीक्वेंस है, जहाँ तक हमें ये डिफाइंड है वहाँ तक जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है एक, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी है। तो अगर ये है एक एपी तो अब हम लोग इसकी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि एपी में जो हर अगली टर्म है वो पिछले वाली टर्म में ये कॉमन डिफरेंस ऐड करा के आ जाती है। तो जो इसकी नेक्स्ट टर्म हो गई वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई 22 प्लस 6 दैट इज 28, एंड उसकी नेक्स्ट टर्म 28 प्लस 6 दैट इज 34। तो ये इतना बेसिक सा टास्क है। एपी होने के लिए अकेली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो डिफरेंस ऑफ नंबर्स हो वो एग्जैक्टली सेम आए, कॉमन डिफरेंस देखो बिल्कुल सेम नंबर आना चाहिए। तो जब एक बार ये डिसाइड हो गया कि ये एपी है, तब नेक्स्ट टर्म निकालना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें सिमिलरली कहा गया कि चेक वेदर दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी और नॉट। तो हमने सिंपली देखो ये सेकेंड टर्म A2 माइनस A1 करा, तो 2 माइनस -2 करोगे तो क्या आ गया 4। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जवाब 4 आ रहा है। अब हमने थर्ड टर्म करी, थर्ड टर्म थी इसमें -2, माइनस सेकेंड टर्म -2 वो आ गया -4। तो अब की बार
फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो अगर वो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी नहीं है। these numbers do not form an AP। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, बस हमारे माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो बिल्कुल बहुत सिंपल पैटर्न है, कोई काम नहीं, कोई स्पेशल टास्क नहीं, बस अभी एपी होता क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है कि 10 है और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है कि वो भी 10 है, तो हमसे कहा गया कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो अब अगर हमने इसकी 4 टर्म्स अगर बनानी है तो अब हमें ये पैटर्न समझ में आता है कि एपी में जो सेकंड टर्म है वो कैसे बनती है। फर्स्ट टर्म में सिंपली कॉमन डिफरेंस हमने ऐड कर दिया, वो क्या आ गया 10 + 10 दैट इज 20। अब इसकी थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, तो हमें समझ में आता है कि अगर जो फर्स्ट टर्म है एपी की अगर वो ए हो तो जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आएगी, उसमें एक बार डी ऐड करके। थर्ड टर्म कैसे आएगी, उसमें एक डी और ऐड कर दो। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, उसमें एक डी और ऐड कर दो। ये क्या बनी फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में कितने डी ऐड होंगे, मान लो कि हमें बोले कि इस एपी की फिफ्थ टर्म निकालनी है A5, तो हमें समझ में आता है कि उसमें 4 डी ऐड कर दो। बस इसमें एक डी हमने और ऐड कर दिया। A5 A6 कैसे बनाते, सिंपली हम लोग इसमें एक डी और ऐड कर देते। तो A3 इसमें क्या बनी, सिंपली 20 + 10 दैट इज 30। A4 कितनी आ गई 30 + 10 दैट इज 40। पर अपने माइंड में इस पैटर्न को बनाना शुरू करो। एपी के केस में फर्स्ट टर्म अगर ए हो तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, सिंपली एक बार डी ऐड करा। थर्ड टर्म कैसे आएगी, उसमें एक डी और ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, उसमें एक डी और ऐड करा, एंड सो ऑन। बिल्कुल अपने माइंड में ये पिक्चर बनानी शुरू करो। तो इस एपी का A6 क्या होता, सिंपली A + 5D। कोई हमसे डायरेक्टली पूछे कि बताओ A10 कितना होगा, तो हमें इस पैटर्न से समझ में आता है कि वो हो जाता A + 9D। मतलब हमें A में 9D और ऐड करने पड़ते। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को रिकॉग्नाइज करना शुरू करा कि जो इस एपी की सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक डी ऐड करना पड़ा। थर्ड टर्म के लिए 2D, फोर्थ टर्म के लिए 3D, 10th टर्म के लिए 9D। हमसे पूछा नहीं हुआ पर अपने माइंड में बस ये पिक्चर बनानी शुरू करो, आगे यहीं से अपना काम सारा निकलेगा। तो अब इस क्वेश्चन में तो काम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। A4 कितना आ गया, सिंपली 30 + 10 दैट इज 40। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट, अब ये सॉल्व करो। अब देखो हमें एक दिया गया कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर 6 है, कॉमन डिफरेंस डी अगर -2 है, तो हमसे कहा गया कि उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दो। तो अब हमें ये पैटर्न समझ में आता है कि ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म होगी वो एपी की सिंपली फर्स्ट टर्म में डी ऐड करा के आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, पिछले वाली टर्म में ये फिक्स नंबर बार बार ऐड करा के। तो A + D इस केस में क्या आ गया, 6 - 2, वो आ गया 4। जो नेक्स्ट टर्म है A3 वो कैसे आएगी, इसमें एक डी और ऐड करा के, मतलब A + 2D। सिंपली 4 में से हमने डी और माइनस कर दिया विच इज 2। और उसकी नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, उसमें फर्दर डी ऐड करा के, वो आ गया सिंपली 0। तो अब ना अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी शुरू करते हैं कि जो सेकंड टर्म है वो कैसे आई, A में एक डी ऐड करा के। थर्ड टर्म कैसे आई, A में 2 डी ऐड करा के। फोर्थ टर्म कैसे बनाई, A में 3D ऐड करा के। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अभी निकलेगा, पर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनाते हैं। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो। अब देखो अगर मान लो हमें कहा जाए कि कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म अगर A, कॉमन डिफरेंस अगर D, तो हमें समझ में आता है कि उसका सेकंड टर्म क्या हो जाता, A में एक D ऐड करा दो। थर्ड टर्म क्या होता, उसमें एक D और ऐड करा दो, A + 2D। फोर्थ टर्म A + 3D। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि जो उसका nth टर्म होता वो होता A + n-1 × D। ये एक AP की nth टर्म का जनरल फॉर्मेट है, ये एक AP की जनरल टर्म है। ये हमारे माइंड में आज ऑनवर्ड्स परमानेंटली सेटल हो गई, यहाँ से अपना काम शुरू है। तो एक AP की जनरल टर्म जो होगी दैट वुड बी A + n-1 × D।
ये बिल्कुल हमारे माइंड में फिट हो गई। अब ना यहाँ से एक बड़ी सीक्रेट बात समझना, अब ऑनवर्ड्स हम लोग एपी के बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए हमेशा हमेशा सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि या तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अल्टीमेटली निकालना होगा या फिर उनके बीच में कनेक्शन बनाना होगा। तो कुछ बात को सुनना बहुत ध्यान से। जब भी कभी एपी का क्वेश्चन हमारे सामने आता है किसी भी लेवल का, उन क्वेश्चंस को ब्रेक करने का अकेला सेंस क्या है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के पीछे पढ़ो, ए और डी के पीछे पढ़ो। जब मुझे एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है उसके बाद उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं होती। देखो ये बात ना अभी पहली बार नहीं है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो यही बात बहुत बार बार सुनेंगे। तो एपी में हम लोगों के अभी माइंड में क्या आना चाहिए, अपनी कॉपी में लिख के बनाओ कि हमें याद हो गया कि एपी की जर्नल टर्म इज a + n-1 इंटू डी। इसका क्या रोल वो ऑब्जर्व करेंगे, पर हमें इस मिनट ये बिल्कुल याद है, एपी की जर्नल टर्म हमें आ गई a + n-1 इंटू डी। इसको अब ऑनवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब चलो एक क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका पहली बार यूज़ देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो इसमें हमें कहा गया कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमें क्लैरिटी है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है कि 2 है, ए कितना है 2। अब हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, वो हमें दिखा 7 - 2 दैट इज 5। एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नोन है, मतलब एपी पूरी तरह हमने ब्रेक कर ली। अब इस एपी का हमने 10th टर्म निकालना है, तो हमें क्लैरिटी है कि वो होता है a + 10 - 1 इंटू डी विच इज a + 9d। अब हमें a नोन है, d नोन है, बस हमने उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू फिल कर दी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना 47। तो इस केवल इस फॉर्मूले को अपने माइंड में अभी बिठाना शुरू करते हैं, कोई ट्रिक नहीं और। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें किसी ने कहा कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। देखो 5, 11, 17, 23 इन सब के बीच में जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है 6। तो ये सीक्वेंस कैसी है एपी। हमसे पूछा गया कि क्या 301 इस सीक्वेंस में आएगा। तो अब एक तरीका तो ये था कि हम लोग ये सीक्वेंस बनाते रहें आगे और फिर देखें कि 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर वो तो बहुत लंबा रूट हो गया। तो क्यों ना एक काम करें कि मान लें कि 301 चलो एज्यूम कर लेते हैं कि इस एपी का पार्ट है। तो इस एपी की हमने जर्नल टर्म बनाई, वो आ गई सिंपली a + n-1 इंटू डी दैट इज 5 + n-1 इंटू 6। अब 301 जो है वो आंसर आना चाहिए। तो tn कितना आ गया 301। अब हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग n ऑब्टेन करा। तो जब हमने n निकाला तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो आ गया 151/3। तो ये कोई कंप्लीट नंबर बना ही नहीं। देखो an में n क्या है, टर्म का नंबर। तो इस केस में n फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो a2 का मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म, a5 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म। तो n अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। तो देयरफॉर 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। हम लोग सिंपली मेंशन कर देते हैं ये बात, 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। अब सिमिलरली हमसे कहा गया 125 को चेक करने को। तो अब हमने 125 को करा, tn हमने मान लिया कि इट इज 125। तो अगर tn अगर 125 अगर है तो 125 को बराबर होना चाहिए a + n-1 इंटू 6 के। अब हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़रा n निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें मिला 125 - 5 120 बराबर n-1 इंटू 6। वहाँ से n-1 इज इक्वल टू आ गया 20 और वहाँ से n आ गया 21। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, अब की बार n एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, मतलब इस सीक्वेंस की जो 21st टर्म होगी वो बराबर होगी 125 के। तो देयरफॉर 125 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। कौन सी भी टर्म है 21st टर्म। जो लास्ट वाला नंबर था वो सीक्वेंस का टर्म नहीं बना। वो हमने ऑब्टेन कैसे करा, पूरी सीक्वेंस बना के नहीं, केवल जर्नल टर्म में वो वैल्यू डाली और उससे जज करा कि जो n आ रहा है वो इस केस में फ्रैक्शन आ रहा है। इस केस में n एक कंप्लीट नंबर आया। तो इस बात ने हमें बता दिया कि ये वाला नंबर तो इस सीक्वेंस का पार्ट है पर ये नंबर नहीं है। देखो कितना सिंपल फॉर्मेट है ये वाला।
बस इस बात को पकड़ो कि हम लोगों ने इसको जज कैसे करा। अब देखो आज वाली क्लास में हमने एपी जस्ट पहली बार अभी ऑब्जर्व करना शुरू करा, पर ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अकेला आज हमारे माइंड में क्या जाना चाहिए कि ठीक है एपी होता क्या है। सेकेंड पॉइंट हमारे माइंड में आना चाहिए कि एपी की हमने जर्नल टर्म बना ली, होती है a + n - 1 × d। उस पे बेस्ड हमने एंड में 1-2 क्वेश्चंस बस देखे। नेक्स्ट क्लास में अब यहीं से काम शुरू करेंगे आगे। अब ना बस केवल ये लाइन अपने मन में बार बार रखना कि जब भी कभी हमें एपी में कुछ भी दिया हो तो उस एपी को ब्रेक करने का अकेला तरीका क्या होता है कि उसको बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे ले आओ। वो बेसिक पॉइंट होता है एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें आता हो तो हम एपी का कोई भी क्वेश्चन ब्रेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नल टर्म हमें आ गई। a + n - 1 × d में हमें क्या क्या चाहिए, a और d, वो उसके मेजर फीचर्स हैं। तो एपी को ब्रेक करने का हमेशा तरीका होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ढूंढना। और रियलाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि सारे क्वेश्चंस का मेजर बेसिस ही एक्चुअली वो है। पर चलो अब आज वाली क्लास में जो करा बस उतने को बस थॉरली पहले रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास में यहीं से काम कंटिन्यू करेंगे।